नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अब बांकीपुर की मीमांसा होगी और कहा जाएगा कि प्रशांत किशोर ने मोदी शाह की भाजपा को धूल चटा दी और फिर उसमें दो चार चीजें और जोड़ दी जाएंगी। उसमें यह बताया जाएगा कि कैसे जंजी ने अपना दम दिखाया और अभिजीत दीप के उसके लिए अपनी पीठ थपथपाएंगे। और यह भी बात निकल कर आएगी कि जो भरत तिवारी वाला मामला हुआ और जिस तरह से सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ये तमाम सारी चीजें जो है वो बैकफायर कर गई। इसलिए बीजेपी उस सीट पर इस दुर्गति को, इस गति को पहुंची जो सीट पारंपरिक तौर से उसकी मानी जाती रही। लेकिन सवाल यह है कि ये जो तमाम सारे फैक्टर हैं, क्या इस फैक्टर को बीजेपी नहीं देख रही थी? यह स्वाभाविक सा प्रश्न इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि ऐन वक्त पर जो उनका उम्मीदवार था यानी बीजेपी का, उसको बदल दिया गया और फिर दूसरे को उम्मीदवार बनाया गया। जब उम्मीदवार बदला गया तब उसमें कई कारण बताए गए कि साहब इनकी जो है राजद से नज़दीकी है और तमाम तरह की बातें, और चारा घोटाले वाले में फंसे हुए थे, आरोपी थे, ये तमाम तरह का बात बता कर जो है टिकट उनका एक तरह से कहा जाए कि बदल दिया गया कि नहीं, ये तो नहीं रह सकते उम्मीदवार, हम दूसरा उम्मीदवार ला रहे हैं, नीरज सिन्हा को। अच्छा, अभिषेक बंटी को बदलने और नीरज सिन्हा को लाने के बीच बड़ी चर्चा हुई कई नामों की, ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, लेकिन लाया गया नीरज सिन्हा को। उसके जरिए एक ऑप्टिक्स ये गढ़ा गया कि देखिए साहब, हम जो है कार्यकर्ताओं का बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये सिर्फ ऑप्टिक के लिहाज से फेरबदल था या फिर बीजेपी जो है वो दोनों तरफ से खेल रही है? यह सवाल अनायास नहीं उठ रहा है। इस सवाल के उठने की वजह वो ऑप्टिक्स है जो बन रहा है। प्रशांत किशोर के मजबूत होने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है? अब यहां तो गुड़ागड़ी लगाया जा रहा है कि देखिए बीजेपी की हालत खराब हो गई, बीजेपी को सबक सिखा दिया गया, इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं। प्रश्न यह है कि बीजेपी को बाई इलेक्शन में ही सबक सिखाया गया, काहे नहीं? अभी ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं कि 2025 के ही इलेक्शन में क्यों नहीं सबक सिखा दिए थे और क्यों नहीं प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री बनवा दिए थे सब? तब कोई सबक नहीं सिखाना चाहता था क्योंकि तब सबको इस बात का डर था कि भैया राजद आ जाएगी, तो राजद ना आए इसलिए अपना वोट बंटने नहीं देना है। तो ना चाहते हुए भी लोग बीजेपी के पास चले गए थे। उस समय भी यही कर देते कि प्रशांत किशोर के पास चले जाते। तो देखिए, यह मामला है ही नहीं कि बीजेपी को सबक सिखाया गया है। मामला यह है कि बीजेपी ने सबक सिखा दिया है किसको? राजद को। सबक सिखा दिया है किसको? कांग्रेस को। हालांकि कांग्रेस तो यहां है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये जो जीत है, अगर आपको ख्याल हो, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने वो कार्यक्रम देखा था, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले की बात है, जब बांकीपुर का कैंडिडेट बदला गया था। उसी समय ये बात हम लोगों ने की थी कि यहाँ तैयारी कुछ और है और वो तैयारी जो है वो अब निकल कर सामने आ रही है। दरअसल ये जो प्रशांत किशोर का एक तरह से कहा जाए कि अप्रत्याशित उभार कराया जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीजेपी का बड़ा कैलकुलेटेड मूव है। इस मूव के जरिए सबसे पहले अगर कोई नेपथ्य में जाएगा तो वो राजद है। राजद सबसे बड़ी चुनौती बनी रही बीजेपी के लिए अकेले बहुमत लाने में। वो देखिए, वो आप जदयू को भूल जाइए, यहां असली जो मामला है वो राजद को निपटा देने का है। अभी प्रशांत किशोर के उभार से जो एमवाई समीकरण है वो बिखरेगा, क्योंकि एम जो है मुस्लिम, वो सीधे तौर पर लामबंद होगा प्रशांत किशोर के पक्ष में। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर वो शख्स दिखाई दे रहे हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं, और मुस्लिम तो वोट वही करता है जो बीजेपी को हरा पाए। तेजस्वी यादव तो नहीं हरा पाए ना, और फिर तेजस्वी यादव रहते भी नहीं है, ये भी बड़ी बात है। तो और वो हरा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक प्रशांत किशोर नाम का शख्स है जो हरा ले रहा है बीजेपी को। तो वो जो एमओआई समीकरण है, उस एमओआई समीकरण में एम जो है वो छिटक रहा है और अब और तेजी से छिटकेगा।
और भाग जाएगा राजद को छोड़कर। फिर क्या बचेगा तेजस्वी यादव के पास, या आप कहें आरजेडी के पास? सिर्फ वाई, और वाई ज़्यादा समय तक जो है उधर रहेगा नहीं, क्योंकि वह भी डोमिनेंट कास्ट है। तो डोमिनेंट कास्ट सत्ता से एक लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता। अभी उसको संभावना ये दिखाई दे रही थी कि तेजस्वी यादव है तो चलो हम लोग सरकार में आ जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि बीच में, यानी अभी नहीं, ये 1-1.5 साल पहले की बात है, 2 साल हो गया होगा तकरीबन, जब प्रशांत किशोर ने अपनी यात्रा निकाली थी। उस समय जगदा बाबू का एक पत्र आया था अपने कार्यकर्ताओं के नाम, अपने समर्थकों और सहयोगियों के नाम, कि भाई देखिए ऐसा है ना, प्रशांत पांडे के बरगलावे में आप लोग मत आइए। इसका मतलब बड़ा साफ है कि प्रशांत पांडे यानी प्रशांत कुमार का असर सबसे ज्यादा राजद पर है। लोग बड़ा उसमें ज्ञान बघाड़ते हैं कि नहीं वो बीजेपी वाला भाग जाएगा। देखिए, बीजेपी का जो समर्थक है वो बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ा रहता है। बीजेपी कहीं नहीं हिलती है, वो कहीं नहीं जाता है उसका समर्थक। हाँ, बीच बीच में आपको सबक वबक सिखाना होता है तो थोड़ा इधर उधर पर्यटन कर लेता है, लेकिन वो पर्यटन इतना बड़ा नहीं होता कि कोई 10,000 और 20,000 के वोट से जीत जाए। वो पर्यटन हल्का फुल्का होता है, वो पूरा कार्डर नहीं शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहना ये चाह रहे हैं कि यहां जो असली खेल हो रहा है वो खेल दरअसल राजद को निपटा देने का हो रहा है। ये पहली चीज है कि प्रशांत किशोर का उभार बिहार में एक नया विपक्ष खड़ा करेगा। वो विपक्ष जो एक तरह से कहा जाए कि जो बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के लिहाज से उनके जो जीतने उतने का मसला है उस मसले में बड़ी मदद करेगा। अब आप कहेंगे तो आप क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर उनकी बी टीम है? साहब, हम ये कह ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने जीत को बड़ी सहज करना चाहती है। ये जीत नहीं, जब वो विधानसभा का चुनाव लड़े, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े, तो जितने ज़्यादा प्रत्याशी उस पर्टिकुलर विधानसभा या लोकसभा में होंगे और उस स्टेट में जितने आप एक तरह से कहें कि पार्टियां होंगी, वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगी, क्योंकि उससे एंटी इनकम्बेंसी का वोट कटेगा। सत्ता विरोधी जो वोट होता है वो वोट कहीं एक जगह कंसोलिडेट ना हो, ये दरअसल सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। इसीलिए मेरा सीधा मानना है कि बीजेपी दोनों तरफ से खेल रही है, और यह मामला सिर्फ बिहार का नहीं है। अभी आप देखते जाइए, ये बीजेपी है, ये मोदी साहब की बीजेपी है, ये देश भर में जेनजी का इतना चेहरा खड़ा कर देगी कि अभिजीत दीपके जैसे 72 लोग आपको दिखाई देंगे। यानी जब लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा तो सबका अपना जेनजी होगा और उस जेनजी का अपना नेता होगा। अब आप जोड़ते रहिए 38 करोड़ वोट कि हमारे पाले में आ रहा है, वो 38 करोड़ वोट 38,000 जगह जाएगा। कर लो भाई, निकाल लो। ये राजनीति ये चल रही है। प्रशांत किशोर, आप सोचिए, प्रशांत किशोर को किसके बरक्स वहां खड़ा कर दिया जाएगा, मतलब खड़े हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं तेजस्वी यानी राजद फुस। उधर सबसे बड़ी चुनौती सम्राट चौधरी के लिए ही है, क्योंकि वहां खड़े होकर प्रशांत किशोर एक ही चीज करेंगे और फिर वो उस फेसबुक और इंस्टा के मास्टर हैं जिस पर अभिजीत दीपके सवार होकर आए हैं। तो अब आप समझिए कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी एक चेहरा खड़ा हो जाएगा। अब आप देखिए, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक तरफ अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, दम ठोक रहे हैं कि हम ही हैं, हम ही जो है पूरा क्रिएट किए हैं। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास हैं। तीसरी तरफ राहुल गांधी हैं और प्रशांत किशोर उभर गए हैं। अब आप जरा सोचिए कि इतने सारे चेहरे और उसके उलट एक ही चेहरा है, नरेंद्र मोदी का। तो ये दरअसल जो खेल है ना साहब, यह खेल बड़ा जबरदस्त है और ये
अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये भाजपा मोदी शाह की है, जो हर फ्रंट पे कैसे खेला जाए उसके ये लोग महारथी हैं। तो ये समझ रहे हैं कि इनको किस तरीके से खेलना है, वो उस तरीके से खेल रहे हैं। ये बड़ी मजेदार चीज। अब दतिया देखिए, दतिया में देखिए, दतिया में तो कोई उलटफेर की संभावना थी नहीं इतनी ज्यादा, दतिया कांग्रेस के पास ही थी और वहां माना भी जा रहा था कि उधर ही जाएगी, तो इसलिए उस पर तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन बांकीपुर वाला मसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहां से प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, और प्रशांत किशोर वो शख्स है जिन्होंने अपने साथ 2025 में युवाओं का एक बड़ा हुजूम इकट्ठा किया था। यानी बिहार में एक तरह से कहा जाए कि जो नई पीढ़ी है उसके वो चेहरा बने। अभी इसी जंतर मंतर पर जो लोग आए उसमें से जो बिहार से आए, कईयों का मानना था कि भाई प्रशांत किशोर में उम्मीद है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से खेलती है। जिसमें युवा उम्मीद देख रहे हैं उसको लाकर खड़ा कर दिए गए लोग। तो खेल जो है वो खेल तो भाजपा ही रही है, कोई कुछ भी कहे, खेल मोदी शाह ही रहे हैं। अब देखें ये राहुल गांधी और दीपके की क्या होना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिए।